चले, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारे हैं, लगभग 1900 से अगर अपन बात करें, अपन 2005-6 तक की बात करेंगे। हाँ, उसके बाद भी और बने, लेकिन वो सब फिर करंट अफेयर का पार्ट हो जाएंगे। अभी लेटेस्ट में जो स्कीम्स और टेक्नोलॉजीज और जो प्रोग्राम्स आए हैं वो तब की बात है। अपन बात करेंगे पुराने वाले, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते रहे और उनमें से बहुत सारी स्कीम्स तो बंद हो चुकी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम बंद हो गए, बहुत सारे अभी भी चल रहे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो वैसे तो ये जो प्रोग्राम है आपके, इनमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं या 2 या 3 चीज़ें हैं जिन पर अपन को फोकस करना है, याद करने हैं आपको। एक तो इनकी डेट याद करो, डेट से मतलब बेसिकली इनका ईयर याद करो कि किस ईयर में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इसको स्टार्ट करने वाला कौन था, कोई एक व्यक्ति था या पूरी कोई एक संस्था थी या कोई पूरी गवर्नमेंट ही थी, वो चीज़ें आपको। और किसी किसी प्रोग्राम के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते रहे, तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कशन कर लेंगे। तो शुरू करें भाई। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 25 मार्च 1904 को। किसने स्टार्ट किया था? एफ निकोलसन ने इसको स्टार्ट किया था। कोऑपरेटिव मूवमेंट में क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने पर फोकस किया गया। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक दूसरे को फाइनेंस दे सकें। आज भी बनती हैं, आज भी देखो, एक छोटे छोटे गांव में आप जाकर देखोगे तो बहुत से लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। एक चीज़ और याद रखना, अपने संविधान है उसमें इस चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। हर व्यक्ति अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है और उसमें फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं होगी। तो आपने देखा होगा आजकल गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन जाती हैं। जैसे गांव छोड़ो, हमारे जैसे एरिया वगैरह हैं, आजकल तो काफ़ी अच्छे अच्छे एरियाज़ में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी लोग बना लेते हैं, जिसमें वो सेल्फ हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग जो है वो इसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। ये टारगेट कर लेते हैं कि भाई हर महीने हमको पैसे जमा करने हैं, तो मान लो हर महीने वो 1-1 हज़ार रुपये जमा करेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। अब जिस व्यक्ति को ज़रूरत होगी उसको ये 10,000 रुपये दे दिए जाएंगे। और टारगेट बना लेते हैं कि भाई 10 लोग हैं, तो ये जो टारगेट चलेगा वो अपना 10 महीने तक चलेगा, ठीक है। और हर महीने जो है वो किसी अलग व्यक्ति को दिया जाएगा, मतलब 10 लोगों तक वो 10,000 रुपये हर महीने पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से बल्क में उनको अमाउंट मिल जाता था, उनकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती थी। तो ये भी क्या एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। उस वक्त ऐसी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती थी जिसमें किसान जो है वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते थे, एक दूसरे की मदद करते थे फाइनेंशियली तौर पर। तो इसका जो मेन टारगेट था वो यही था, इंडिविजुअली फाइनेंस्ड, हर एक व्यक्ति तक पैसा पहुँच जाए। पैसे मतलब वो वाला वैसी चीज़ों के लिए नहीं कि अपने शादी ब्याह में जाने के लिए, शादी पार्टी करने के लिए, वो पैसा नहीं, एग्रीकल्चर के पर्पज़ से उनको फाइनेंस किया जाए। और देखो, श्री निकेतन वेस्ट बंगाल में इसको शुरू किया गया था, श्री निकेतन प्रोजेक्ट। श्री निकेतन वैसे तो एक जगह का नाम है और वहाँ पर उसी के नाम पर ये पड़ गया श्री निकेतन प्रोजेक्ट। किसने शुरू किया था? कब शुरू हुआ था? 1908 से शुरू हुआ, 1921 तक चला, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको शुरू किया था। अब देखो यहाँ पर क्या था, गांव-गांव में जाकर बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना था। जैसे कि एक गांव चुन लिया, उस एक गांव में जाकर वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को सुधारो, वहाँ के हेल्थ केयर को सुधारो, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दो, गांव की साफ सफाई कैसे करनी है ये उनको सिखाओ, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स और साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करवाओ। ये सारी चीज़ों पर डेवलपमेंट फोकस होता था इस श्री निकेतन प्रोजेक्ट में। अब इसका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस क्या बना कि भाई जब एक गांव में जाकर अपने गांव वाले लोगों को ये सारी चीज़ें सिखा दी, तो वहाँ के गांव वाले जो है वो ट्रेंड हो गए। अब उनको भेजा कि अब आप जाइए दूसरे गांव में जाके बट जाइए। तो यहाँ से क्या हुआ, विलेज लेवल वर्कर्स निकल के आ गए, ट्रेंड पर्सन निकल के आ गए। तो ये जो रिमार्क में मैंने लिखा है यहाँ पर, कंसेप्ट ऑफ विलेज लेवल वर्कर, विलेज लेवल वर्कर का जो कंसेप्ट है वो यहीं से निकल कर आया कि पहले एक गांव में जाइए, उन गांव वालों को सिखाइए। भाई नहीं तो होता क्या है, एक व्यक्ति है, मैं जैसे कि मैं हूँ, मैं एक गांव में गया, मैंने एक गांव में जाके 100 लोगों को ट्रेनिंग दे दी। अब मैं दूसरे गांव में जाऊंगा, फिर 100 लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, कब तक करूंगा ऐसे? इससे अच्छा तरीका क्या है? विलेज लेवल वर्कर का कंसेप्ट क्या कहता है कि आप एक गांव में गए, 100 लोगों को सिखाया, अब उन 100 लोगों से कहिए कि तुम अलग 100 गांव में जाओ। आप तो जाओगे ही जाओगे, बाकी 100 लोगों को और भेजो, फिर वो जिस गाँव में जाएंगे उनसे कहेंगे कि फिर वो बढ़ जाए। तो काम कितनी तेजी से होगा। ये है आपका विलेज लेवल वर्कर का कंसेप्ट। ये कहाँ से आया? आपका श्री निकेतन से आया, वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया था इसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यहीं से कंसेप्ट निकला आपका विलेज लेवल वर्कर का कि एक को सिखाओ, वही चीज़ हो गई। 3 लोगों की मदद करो, फिर उनसे कहो कि बाकी 3 की मदद करें। मैं तो करूँगा ही, मैंने 3 की है, उन 3 से कहो तुम किसी 3 की करना। वो कंसेप्ट जो है सलमान खान वाला पिक्चर का। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं गुड़गांव प्रोजेक्ट। ये गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920 से लेकर 1927 तक चला था और ये कराया था आपका FL ब्रायन ने, अंग्रेज था उस वक्त। अपन कह सकते हैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का ये डिप्टी कमिश्नर था FL ब्रायन। इसने ये स्टार्ट किया था एक्चुअली में रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए, जो ग्रामीण है उनके विकास के लिए शुरुआत की थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विलेज गाइड का पूरा कंसेप्ट था, गांव की गांव जो है उनको अडॉप्ट करो और उनके उद्धार करवाओ, उनका अपलिफ्टमेंट करवाओ। उसके बाद देखो अपना सेवक ग्राम,
महात्मा गांधी ने शुरू किया था महाराष्ट्र के अंदर। कब स्टार्ट किया था? 1927 में। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का दो ही फोकस थे भाई, चरखा और खादी, इनको प्रमोट करो, फैलाओ, जगह जगह पर इनकी इंपॉर्टेंस बताओ, चरखा खादी से शुरू करो। उसके बाद देखो अपना मारथेंडम प्रोजेक्ट। मारथेंडम प्रोजेक्ट केरला में स्टार्ट हुआ। अब देखो ये क्या है आपका, किसने शुरू किया था? आपका स्पेंसर हैच ने। ये स्पेंसर हैच कौन थे? अमेरिका के थे, एग्रोनॉमिस्ट थे, सोशियोलॉजी में एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। अब यहाँ पर देखो क्या था आपका, एक एसोसिएशन जो आज भी चल रही है जिसको अपन कहते हैं YMCA। क्या कहते हैं इसको? YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्या कहते हैं इसको? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसमें क्या था भाई अपने इसमें मारथेंडम प्रोजेक्ट में 5 चीज़ों पर फोकस होता था। कितनी चीज़ों पर? 5 चीज़ों पर। कोई ये गांव में चलेगा, उन गांव में जाकर 5 चीज़ों पर फोकस करना है। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी थी? जितने भी व्यक्ति हैं उनकी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाओ, उनकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाओ, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाओ, उनकी स्पिरिचुअल एबिलिटी को बढ़ाओ, और सोशल और क्या कहते हैं इन सब, और क्या कहते हैं सोशल लेवल पर भी फोकस करो। तो इन 5 चीज़ों पर थी। इसमें से एक चीज़ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, वो था उनके स्पिरिचुअल पर। स्पिरिचुअल का मतलब हो गया यहाँ से लोगों को टारगेट करने लगे कि भाई क्रिश्चियन धर्म को जो है वो बढ़ाओ दो। कन्वर्जन बहुत करवाने लगे कि भाई हिंदू और मुस्लिम जो थे उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया गया इस स्कीम में। तो इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ये वो रहा, कंट्रोवर्शियल टाइप का रहा। हालांकि अपन बात नहीं कर रहे हैं, अपन तो पढ़ाई की बेसिस पर बात कर रहे हैं। तो इसमें से जो 5 फोल्ड जो मैंने आपको बताया, 5 जो मेन फोकस थे, उसमें एक फोकस स्पिरिचुअलिटी वाला था कि भाई हमारे धर्म को मानो, हमारा धर्म ज़्यादा बेटर है। वो धर्म वाली बात यहाँ पर आ गई थी। इसलिए कई सारी किताबों में आपको ये चीज़ें भी मिल जाएंगी कि YMCA मारथेंडम प्रोजेक्ट था वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता था, क्योंकि शुरू किसने किया था? स्पेंसर हैच ने, जो कि एक अंग्रेज था। और इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने एग प्रोडक्शन पर फोकस किया, अंडा उत्पादन पे इन्होंने बहुत फोकस किया। इवन वो अंडा उत्पादन का जो सोसाइटी इन्होंने बनाई कि एग प्रोडक्शन फोकस करो, वो तो आगे चल के गवर्नमेंट की सेल्फ गवर्निंग बॉडी बन गई, गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल मिल गया। हनी उत्पादन पर इनके वर्कर्स क्या करते थे? गांव-गांव जाकर किसानों से हनी उत्पादन, हनी लेते थे और फिर मार्केट में उसकी सेलिंग करते थे। तो हनी प्रोडक्शन इन्होंने बहुत बढ़ाया। भाई गांव में हनी को कोई क्यों बनाएगा? क्योंकि उनके पास मार्केट ही नहीं है। लेकिन जब इन्होंने जाकर गांव वाले लोगों से हनी को खरीदना शुरू कर दिया, शहद खरीदना शुरू कर दिया, तो उन लोगों ने भी हनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे पास मार्केट है, हम बेच सकते हैं। तो हनी प्रोडक्शन बना यहाँ से। तो यहाँ से एक ग्रुप बनता है। इस पर एक बार क्वेश्चन आया, मैंने एक में देखा है, हनी क्लब किस चीज़ पर आया? हनी क्लब। कि ये हनी क्लब किस स्कीम के अंतर्गत या किस प्रोग्राम के अंतर्गत बना था? तो ये बना था आपका मारथेंडम प्रोजेक्ट, क्योंकि हनी क्लब इसमें क्या होता था, अपना प्रोडक्शन बढ़ाते थे हनी का, तो उसका नाम रख दिया हनी क्लब उन मेंबर्स का पूरा मिला करके। समझ गए? और देखें रूरल डेवलपमेंट, कुछ नहीं पढ़ना, बस देख लो 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अब तो ये अपने इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है ये रूरल डेवलपमेंट, जो अपना पूरा मंत्रालय बन गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहले ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का तक कब बना था आपका? 1935 में, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और देखें अपना ग्रो मोर फूड कैंपेन, ये देख लो भाई, ग्रो मोर फूड कैंपेन, इसका जो मेन टारगेट था वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से स्टार्ट हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो हानि हुई थी, जो नुकसान हो गया था, तो एग्रीकल्चर को भी पूरा एक जिम्मेदारी दी गई कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा फूड बढ़ाएं, फूड का प्रोडक्शन करें, जिससे अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी हो सके। तो ग्रो मोर फूड प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया, लेकिन ये फेल्ड हो गया था। 1942 में शुरू किया तो ये फेल्ड हो गया। बाद में इसको फिर से स्टार्ट किया गया था, इसको फिर से रीस्टार्ट किया गया था आई थिंक 1947 में। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं रखना है, आपको याद ये रखना है कि कब स्टार्ट हुआ था। तो 1942 में स्टार्ट हुआ था, और ये भी किसने स्टार्ट किया था? डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने। उसके बाद देखें अपना इंडियन विलेज सर्विस, ये देखो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1947 में। और ये किसने कंट्रीब्यूशन, कौन है यहाँ पर? 2 लोग हैं, विशर और BN गुप्ता। इन दोनों को आप याद रखें, विशर और BN गुप्ता। बताने के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये देखो ये काफ़ी अच्छा है, फिरका डेवलपमेंट स्कीम। कब स्टार्ट हुआ था फिरका डेवलपमेंट स्कीम? 1947 में। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद रखना। कंट्रीब्यूटिंग पर्सन क्या है इसमें? पूरी गवर्नमेंट है मद्रास की, क्योंकि मद्रास के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। अब ये जो फिरका जो शब्द है, इसका क्या मतलब है? मद्रास में क्या था? विलेजेस बनाए गए 5 से 20 गाँव। ये जो 5 से 20 गाँव का जो ग्रुप है, इसी को कहते थे फिरका। फिरका का मतलब क्या है? फिरका का मतलब होता है गांव का पूरा एक समूह, 5 से लेकर 20 गांव का एक समूह बनाते थे। फिर उस गांव में जाकर खादी और विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे। उन गांव में जाकर खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते थे, इन चीज़ों को। आगे बढ़े अपन, नीलोखेरी प्रोजेक्ट हरियाणा में स्टार्ट किया गया 1948 में।
कई जगह पर ये आपको 1947 भी मिल जाएगा। किसने स्टार्ट किया? आपका SK दुबे ने। इसको ना रिफ्यूजी रिहेबिलिएशन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ था और इसकी वजह से जो राइट्स हुए थे आपके पाकिस्तान से, जो पंजाबी अपने जो भाई थे वो बाहर, उनको भगा दिया गया, मार काट दिया गया। तो जो आए थे उनके पास अब घर तो था नहीं, पंजाब से आए थे, कहाँ रहेंगे? तो ये प्रोजेक्ट उसीलिए चलाया गया था, नीलोखेरी प्रोजेक्ट, कि इसमें जो रिहेबिलिएशन है, जो पंजाबी हमारे हिंदू भाई बहन जो पाकिस्तान से आए थे राइट्स के टाइम में, दंगों के समय में, उनको घर दिया जा सके, उनको रहने की व्यवस्था किया जा सके। ठीक है। और इसको किसने बनाया था? मजदूर मंजिल, इन्होंने इसको क्रिएट किया था, नीलोखेरी प्रोजेक्ट को। उसके बाद देखो इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये भी काफ़ी अच्छा है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1948, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है। किसने स्टार्ट किया था? अल्बर्ट मेयर ने, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ये अल्बर्ट मेयर कौन था? देखो उत्तर प्रदेश में एक जिला है इटावा, वहाँ का कलेक्टर था ये। अल्बर्ट मेयर कौन था? इटावा जिले का कलेक्टर था। इसके दिमाग में ये सूझी कि इसने, हालांकि अच्छी चीज़ें उसने सूझी, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट में इसके दिमाग में क्या है कि भाई गाँव का विकास किया जाए, गांव का डेवलपमेंट किया जाए। एक गांव चुन लो और वहाँ से इसका शुरुआत करो। ठीक है, इसके डेवलपमेंट को शुरुआत करो। तो यहाँ पर 3 चीज़ों पर फोकस किया गया। एक तो गांव में एग्रीकल्चर पर फोकस करो, गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर फोकस करो, और उसका हेल्थ सिस्टम। 3 चीज़ें कौन कौन सी? एग्रीकल्चर पर फोकस करना है, कोऑपरेशन में फोकस करना है, ठीक है, और हेल्थ सिस्टम पर फोकस करना है। इन 3 चीज़ों पर फोकस करना था इस इटावा पायलट प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, क्या था देखो यहाँ पर मैं आपको ऐसे बताते हैं अपन। जो इटावा था, देखो इसको कैसे लाया गया। इटावा था, इटावा के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स बनाए गए, मतलब इटावा को पूरे डिफरेंट ब्लॉक्स में बांट दिया गया। हर एक ब्लॉक में 60 गांव हुआ करते थे। कितने? हर एक ब्लॉक में कितने गांव लेते थे वो? 60 गांव का एक पूरा, 60 गांव का या 64 गांव का, ऐसा ही कुछ है, 60 या 64, चलो अपन 60 है। 60 गांव का एक ब्लॉक लेते थे, जिसमें जो अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है वो 70,000 के समथिंग हुआ करती थी। कितनी? 70,000 के समथिंग। 70,000 के समथिंग लोग हुआ करते थे उन 60 गांव में। वो एक ब्लॉक में हुआ करते थे। ऐसी ब्लॉक में बहुत सारे ग्रुप हुआ करते थे, उनके ऊपर फोकस करते थे, उनको टारगेट ये करते थे। अच्छा, यहाँ पर ये क्या हुआ? इसकी 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये स्टार्ट किया गया, अब इटावा ब्लॉक बनाए गए, यहाँ पर इनका प्रमोट करना है, एग्रीकल्चर में भी प्रमोट करना है, कॉर्पोरेशन में भी प्रमोट करना है, हेल्थ में भी प्रमोट करना है। तो प्रमोट करेगा कौन? इसके लिए इनको लोगों की ज़रूरत थी, इनको वर्कर्स की ज़रूरत थी। ठीक है, तो पहले इन्होंने वर्कर्स को ट्रेनिंग दी, कि भाई आपको ये जाकर गांव में सिखाना है। ऐसी चौपालें हुआ करती थी, मीटिंग हुआ करती थी गांव में जाकर, ये इन गांव में जाकर इन लोगों को ट्रेन करते थे। तो जब ये गांव में जाकर ट्रेन करते थे तो सिखाने वाले की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये एकदम ट्रेंड पर्सन हो गए। ये जो वर्कर्स थे ना, ये एकदम अच्छे खासे ट्रेंड हो गए। इनको कहते थे विलेज लेवल वर्कर्स। इनको क्या कहते थे? विलेज लेवल वर्कर। हालांकि ये कंसेप्ट तो बहुत पहले ही आ गया था, विलेज लेवल वर्कर वाला, तो श्री निकेतन वाले में। लेकिन ये विलेज लेवल वर्कर, अच्छे विलेज लेवल वर्कर्स निकल के आए बाहर, अच्छे ट्रेंड पर्सन। अब समस्या ये थी कि ये तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए था, खत्म हो गया। अब क्या करें भाई, इतने सारे विलेज लेवल वर्कर्स अपने पास हैं, एक्सपर्ट लोग, इनका यूज़ तो करना पड़ेगा। तो ये जो था ना अपना विलेज लेवल वर्कर वाला, और ये कैसे थे? मल्टीपर्पज़ थे, अलग अलग काम, एग्रीकल्चर का भी काम कर लेते थे, कॉर्पोरेशन का भी काम कर लेते थे, हेल्थ का भी काम कर लेते थे। तो इन्हीं का यूज़ किया गया फिर बाद में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, या ये कह सकते हैं कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट को ही कन्वर्ट कर दिया किसमें? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो ये कहते हैं अपन इटावा पायलट प्रोजेक्ट एक 4 रनर है, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और ये 4 रनर है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जो 1952 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ। ये इसी की वजह से स्टार्ट हुआ, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी जितनी भी जो वर्कर्स थे, जो काफ़ी ट्रेंड हो गए थे, लोगों को ट्रेन कर करके, उन्हीं वर्कर्स का यूज़ किया गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में। समझ गए? आगे बढ़ें। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये याद कर लो, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बात खत्म। उसके बाद प्लानिंग कमीशन, अब तो अपने इंडिया ने इसको बंद कर दिया है। ठीक है, इसकी जगह पर नया आ गया है। क्या आ गया है वो आप लोग मुझे बताइएगा। अब इंडिया के अंदर ये प्लानिंग कमीशन की जगह पर इसका नाम बदल के रख दिया है। पता है क्या नाम रखा है? नीति आयोग। जो नीति आयोग है ना, वो क्या है? वो प्लानिंग कमीशन ही है। प्लानिंग कमीशन हटा दिया है, हटाए, नाम चेंज कर दिया, सब कुछ वही है, काम वही है। जो प्लानिंग कमीशन करती थी वही नीति आयोग करती है। आगे बढ़े अपन। सर्वोदय बॉम्बे के अंदर स्टार्ट हुआ था 1950 में। किसने स्टार्ट किया था? ये आचार्य विनोबा भावे ने। देखो सर्वोदय मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये जो शब्द है ना आपका
सर्वोदय, ये तो महात्मा गांधी ने बहुत पहले, लगभग आपका 1904 के समथिंग ये स्टार्ट किया था। ये जो शब्द है आपका सर्वोदय, ये टर्म तो आपका किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था। इसका मतलब क्या है? सर्वोदय का मतलब होता है प्रोग्रेस ऑफ ऑल, सभी को, प्रोग्रेस ऑफ ऑल, सभी की उन्नति करवाओ। और ये जो फिलॉसफी थी, इसी फिलॉसफी पर आधारित था विनोबा भावे जी का, आचार्य विनोबा भावे जी का ये सर्वोदय मूवमेंट, जो कि बॉम्बे में स्टार्ट किया। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें ऐसा। फिर तो वो जीके बीके में घुस जाएंगे, अपन ज़्यादा पढ़ेंगे। 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ? 1951 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया। उसके बाद देख लो अपना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर्स 1951 में स्टार्ट हुआ, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। एक बार क्वेश्चन आया बस, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको ये। फिर आ जाओ अपना भूदान मूवमेंट, ये काफ़ी अच्छा था भूदान मूवमेंट, इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। इसका एक ग्रामदान मूवमेंट भी था, ये भी आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया। इनका टारगेट क्या था? भूदान मूवमेंट में क्या था? जो ऐसे व्यक्ति जिनके पास ज़मीन नहीं है, भाई अपन कहते हैं कि भाई खेती करो खेती करो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन ही नहीं है, लैंडलेस पीपल है, लैंडलेस रूरल पीपल्स। ठीक है, गांव के लोग, ऐसे गांव के लोग जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, वो खेती कहाँ से करेंगे? ये बेचारे लोग क्या करते हैं? दूसरों के खेतों पर जाकर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। अब टारगेट था कि भाई बढ़ाओ, खेती बढ़ाओ, तो क्या किया गया? इस भूदान मूवमेंट में उनको कुछ ज़मीन दी गई, यहाँ पर उनको लैंड प्रोवाइड कराई गई सरकार की तरफ से। सरकार इनको ज़मीन दे, ज़मीन मतलब एक इतना सा टुकड़ा दें कि ये दूसरों के मेहनत मजदूरी करने की बजाय खुद का पेट पाल सके एक सब्सटेंस लेवल पर। ध्यान रखना, ये जो ज़मीन इनको दी गई थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के पर्पज़ से ही दी गई थी। और कुछ कंडीशंस रखी गई। कंडीशंस क्या रखी गई? कि आप इस ज़मीन का, जो ज़मीन हम आपको दे रहे हैं, ये ज़मीन का आप नॉन एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमने आपको ज़मीन दी और आपने उसमें मकान बनवा लिया, मैरिज गार्डन ओपन कर लिया, वो सब नहीं होगा। आपको खेती करनी पड़ेगी, और खेती भी कुछ समय के लिए, मतलब आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। मान लो आप खेती कर ही नहीं पा रहे हो, ज़मीन सरकार की वैसे यूज़ कर रहे हो और खेती उसमें ढंग से हो ही नहीं रही, हो सकता है आप नौटंकी कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो खेती का, पर्टिकुलर ज़मीन आपने किसी और नाम पर ले रखी हो। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, ज़मीन लेके ज़मीन किराए पर दे दी, तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी दिखाना पड़ता था। जो अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा उससे ज़मीन वापस ले ली जाती थी। तो इसका काफ़ी अच्छा रहा। इससे अपन विनोबा भावे जी को फादर ऑफ भूदान मूवमेंट भी कहते हैं। और देखो आगे, फिर आई अपनी ग्रामदान मूवमेंट। ग्रामदान मूवमेंट आपकी 1951 में स्टार्ट हुई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। ये भी आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया। इन्होंने क्या किया? पूरा की पूरा गाँव जो है वो सोसाइटी को दे दो। जैसे गाँव है आपका, एक गाँव है, तो भाई इसका डेवलपमेंट कैसे कराया जाए, ठीक है, देख रेख कैसे करें, क्या करें, तो पूरी की पूरी सोसाइटी को अपना गांव जो है वो दान कर दो। जैसे कि मेरे गांव में मान लो 50 लोग हैं, 50 परिवार हैं, क्या करें भाई, हमने अपना पूरा गांव एक सोसाइटी को दान कर दिया। अब नहीं चलता ये सब, हमने अपना पूरा गांव एक सोसाइटी को दान कर दिया कि भाई हमारा पूरा गांव हम आपके अंडर में। अब वो सोसाइटी के जो मेंबर्स वगैरह वो करते, वो डिसाइड करते थे कि कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। उस वक्त क्या होता था, जब आपने पूरा गाँव सोसाइटी को दान कर दिया, फिर वो पूरा गाँव एक परिवार की तरह काम करता था। वहाँ पर फिर आप खेत नहीं होते थे कि ये मेरा खेत, ये तेरा खेत, ये तेरा ट्यूबवेल, ये मेरा ट्यूबवेल। पूरा गांव ही आपका है, आप उस परिवार के सदस्य हो। पूरे गांव को वहाँ पर खेती करनी है, पूरे गांव के व्यक्ति वहाँ पर खेती करेंगे, जो भी प्रोडक्शन होगा वो सब बराबर में बट जाएगा। इससे ये कहा गया, किस में आ गया? अपना ग्रामदान मूवमेंट पे। ये भी काफ़ी अच्छा चला उस वक्त, लेकिन बंद हो गया। ग्रामदान को क्या कहते हैं? लैंड रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाओ अपना कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये है आपका जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट था, आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट था। इस इटावा पायलट प्रोजेक्ट में क्या था? आपके मल्टीपर्पस विलेज लेवल वर्कर्स अपन को मिले। बहुत सारे मल्टीपर्पस विलेज लेवल वर्कर्स, मतलब ऐसे लोग मिल गए जो कि बहुत अच्छे ट्रेनिंग वाले थे। अब उनका यूज़ तो करना पड़ेगा, उनको ऐसे घर नहीं बिठा सकते, तो उनका यूज़ करने के लिए फिर हमने, और फिर जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट था उसका नाम बदल के भाई इसको बड़े लेवल पे करना है, केवल यूपी तक सीमित थोड़ी रखना है, पूरे इंडिया में फैलाना है। तो फिर क्या शुरू किया गया? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर अपन ने स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो ये स्टार्ट कब हुआ? डेट याद रखना आपको यहाँ पर, 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये फेल्ड हो गया था, इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया। कंट्रीब्यूटिंग पर्सन कौन है? नंबर अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और यही वो मैंने बताया, इट इज़ द फोर रनर ऑफ इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इस पर क्वेश्चन आया है, मतलब इटावा पायलट प्रोजेक्ट की सक्सेस की वजह से ही हमने इसको शुरू किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये 1 साल तक तो चला। अब समस्या क्या आने लगी कि भाई ये जो वर्कर्स थे अपने, इनको सैलरी कहाँ से आएगी? पैसों की बड़ी इश्यू होने लगी
ठीक है, इनके फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर इसी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को ही चेंज कर दिया, या कह सकते हैं चेंज नहीं किया, ये वही रही, एक और नई चीज़ बना दी हमने जिसका नाम था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ये ठीक 1 साल बाद 2 अक्टूबर 1953 को स्टार्ट किया। इसका भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। इसका काम क्या था, जो सेल्फ हेल्प वर्कर थे, ये अपने जो विलेज लेवल वर्कर्स थे, इनको और ट्रेनिंग देना है, इनकी ट्रेनिंग वगैरह इनको और दी जाती थी, और इनकी सैलरी वगैरह का मतलब एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया कि भाई इनको सैलरी वगैरह भी देना है, इनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था भी करनी है, क्योंकि आपने ग्रुप तो बना दिए, इतने सारे लोग रख भी लिए, उनको सैलरी वगैरह कहाँ से दोगे, फाइनेंस कहाँ से दोगे, तो उसके लिए बनाया था आपका नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। यूनेस्को 1955 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद देख लो खरीफ एंड रबी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की। उसके बाद अपना ये आ जाओ इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। क्या है आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देखो ये 1960-61 में, या एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो खरीफ 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी, खरीफ 1960 में। इसका जो मेन टारगेट था ना, वो था कि अपने पास जितने भी लैंड रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करें, आप उनका रीयूज़ करें। यहाँ पर जो मेन फोकस किया था वो प्रोडक्टिविटी पर फोकस होता था। किस पर, प्रोडक्टिविटी पर, प्रोडक्शन पर नहीं, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है आपको। प्रोडक्टिविटी मतलब केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको बढ़ाना है। जैसे कि मान लो पहले 50 केजी पर हेक्टेयर हो रहा था, तो बढ़ाओ इसको बढ़ाकर 70 पे लेकर जाओ, 80 पे लेकर जाओ, ऐसा बढ़ाओ, इसको इंप्रूव करो। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है आपको, केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ानी थी। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें दी जाती थी, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती थी आपको। जो भी रिसोर्सेज, मेरी बेसिकली यहाँ पर क्या था, लैंड रिसोर्स मतलब आपकी जो इनपुट वाली चीज़ें थी, आपको सीड की जरूरत है, आपको सीड दिया जाएगा, आपको फर्टिलाइजर तो फर्टिलाइजर, इरीगेशन दिया जाएगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा, इंप्लीमेंट्स आपको दिए जाएंगे, बस आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। इसलिए इसको ना पैकेज प्रोग्राम भी कहते थे, क्योंकि इसमें सब कुछ मिलता था, हर चीज़, सीड से लेकर के आपके इरीगेशन और हार्वेस्टिंग इंप्लीमेंट्स तक सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती थी इसमें। इसको इसलिए इसका नाम दिया गया क्या, पैकेज प्रोग्राम। और इसमें मेन फोकस किस पर किया गया, प्रोडक्टिविटी पर। किसने शुरू किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है और इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर ऐसे कोई पूछे तो 1960-61, और अगर एग्जैक्टली पूछे तो खरीफ 1960 में ही शुरुआत हुआ था। उसके बाद अपन बात करें मल्टीपल क्रॉपिंग, 1960 में स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया। उसके बाद अपना पंचायती राज पे आ जाओ, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज वाला। देखो देखा है आप लोगों ने कभी बलवंत राय मेहता, ये हैं आपके बलवंत राय मेहता। देखो अपना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था अपना CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और आपका नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NEC, ये फेल हो गए थे। ये क्या हो गए थे, अपने फेल्ड हो गए थे, ये काम करना बंद कर दिए थे, ये फेल्ड हो गए। तो इसका रिव्यू करने के लिए कि भाई ये कमेटी फेल क्यों हुई, क्या इसका कुछ और विकल्प बना सकते हैं, क्या इसको अपन किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कुछ और नया बनाया जा सकता है, क्या कोई नई स्कीम आ सकती है क्या। तो इसका रिव्यू करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, बलवंत मेहता जी को। वो मतलब मेन थे और उनके कुछ और मेंबर थे, तो एक कमेटी बनी पूरी। कमेटी का नाम क्या रखा गया, बलवंत मेहता कमेटी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1957 में बना के दी कि ये फेल्ड क्यों हुई और अब हमको आगे क्या करना चाहिए। उस 1957 वाली रिपोर्ट में, इसमें इन्होंने रिपोर्ट बना के दी, और इसी रिपोर्ट में बताया गया कि अब हम आपको क्या करना चाहिए, आगे चल के अपन एक 3 टायर सिस्टम को अपनाएं। किसको अपनाएं, 3 टायर सिस्टम, त्रिस्तरीय एक सिस्टम डेवलप किया जाए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि केंद्र में बैठा हुआ एक अकेला व्यक्ति गांव-गांव तक जाकर काम नहीं कर पाएगा। आप डिसेंट्रलाइज करो, पावर को बांटो, पूरी पावर आप अपने हाथ में लेकर मत रखो। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, मतलब पूरे देश को हमने 3 भागों में बांट दिया। किस किस में, गाँव में बांट दिया हमने, गाँव में बांट दिया, पंचायत में बांट दिया, मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा खराब है, और ज़िले में बांट दिया। ठीक है, मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, विलेज, ब्लॉक ही बोलेंगे ना जिले को, सॉरी, और डिस्ट्रिक्ट, इसमें बांट दिया हमने। इसमें बांटो और सबको अपने अपने दो। विलेज लेवल पर आप पंचायत, भले सबके अपने अपने चुनाव कराओ। आज देखो 3 तरह के चुनाव होते हैं अपने,
अगर अपन वैसे अगर बात करें कि स्टेट के अंदर भाई पंचायत के चुनाव अलग होते हैं, फिर पंचायत समिति के चुनाव अलग होते हैं, फिर जिले लेवल के, हर चीज़ अलग अलग काम करता है। यहाँ पर सरपंच काम करता है, सरपंच को जिम्मेदारी दो वो गांव को संभालेगा। यहाँ पर आपका जो मेन CEO होता है वो काम करता है, जो अपना पंचायत चुनाव होते हैं ना अपने, वो वाला। एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर अपना कलेक्टर काम करता है, जो अपना DM कहलाता है, ये लोग काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है, ठीक। तो इसमें 3 स्तर पे इसको बांट दिया गया और तीनों स्तर पे अपन को अपने अपने सबको पावर दे दी कि तुम अपने स्तर पे सबको कंट्रोल करो। एक अकेला आदमी केंद्र में बैठा है तो वो गांव तक कैसे पहुंचेगा, ऊपर का काम संभालेगा कि नीचे का काम संभालेगा। इस वजह से तो ये काफ़ी अच्छा विचार था, इसको मंजूरी मिली। और कब स्टार्ट हुआ आपका 1958 में इसको स्टार्ट कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसकी रिकमेंडेशन पर? मेहता कमेटी की बेसिस पर, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर। फिर आज जो आपका नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1963, इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कब स्टार्ट हुआ था आपका 1963 में? किसने स्टार्ट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। ये देखो अपना एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन कब स्टार्ट हुआ था आपका? 1963 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर ये क्या है आपका? देखिए ये जो ARC है ना, ये बेसिकली स्टार्ट किया था RBI ने। किसने स्टार्ट किया था आपका? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसका काम क्या था? मीडियम टर्म लोन देना है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराना है टू दी एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर के फार्मर को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देना है इस एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन, शॉर्ट में कहते हैं ARC, ठीक है। 1975 में कुछ बदलाव हुए। 1975 में इस ARC का नाम बदल के रख दिया था एग्रीकल्चर रीफाइनेंस, अजीब सा तो नाम है, ARDC, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यस, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको शॉर्ट में कहा जाने लगा ARDC, ये बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद अभी काम तो अभी भी जारी है कि तब 1982 में जब आपका नाबार्ड बन गया था, तो नाबार्ड के अंतर्गत फिर आने लगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बना किसके अंतर्गत, मतलब बनाया किसने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। और अगर इनडायरेक्टली बात करें तो अपन RBI ने बनाया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन को बनाया था। आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में ये किसके कंट्रोल में आता है? तो ये नाबार्ड के कंट्रोल में आता है। बनाया RBI ने था, लेकिन आज की डेट में किसके कंट्रोल में है? नाबार्ड के कंट्रोल में। उसके बाद देख लो अपना इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, IAAP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ठीक है। ये 1964 में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। इनका टारगेट था कि जो कल्टीवेटेड एरिया है आपकी, जो कल्टीवेटेड एरिया है उसके अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। टारगेट क्या था? 20 से लेके 25% प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। 20 से 25% प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ। कितना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है? 20 से 25% प्रोडक्शन आपको कल्टीवेटेड एरिया का इंक्रीज करना था इन स्कीम्स के तहत। फिर अपना नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, ये तो देखो आज भी चल रहा है, बड़ा फेमस है। KVK वगैरह में बेसिकली यही तो हो रहे हैं। ये किसने स्टार्ट किया था? बस ये थोड़ा देखना आप, यहाँ पर इसका नाम आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद अपना आ जाओ हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, HYVP 1966। इसका काफ़ी अच्छा योगदान था अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए, क्योंकि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही दौर था। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम मतलब हर किसानों तक सिर्फ अच्छी उपज देने वाली वैरायटी को पहुँचाओ। उसके बाद देखो अपना एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन टीम रिपोर्ट, एक बार क्वेश्चन आया है इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लेकर 1967 में ये आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बाकी का कुछ याद नहीं करना इस बारे में। उसके बाद स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन, इस पर भी आ चुका है एक बार क्वेश्चन 1969, याद रखो ईयर। हाँ ये देखो ये काफ़ी अच्छा है, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी SFDA, और इसी को फिर बाद में मर्ज कर दिया था, तो इसको बना दिया था क्या? मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर, जिसको अपन बोलते हैं MFAL, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, पहले वो SFDA था, बाद में उसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया? ये कर दिया। कब आया था ये? 1970 से लेकर 1971। देखो हुआ क्या था आपका, ये जो आपका SFDA है, SFDA जो है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी अलग से दे दूं। जो अपना RBI है, इसको चलो बाद
आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने 1969 में अपना ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी बनाई, ऑल इंडिया क्रेडिट रूरल कमेटी बनाई थी, जिसके चेयरमैन थे अपने वेंकटप्पय्यन, अब जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, ये उनके चेयरमैन बनाए गए थे। और इन्होंने ही फाइनेंस करने के लिए, जो रूरल व्यक्ति थे, अपने रूरल फार्मर्स थे, उनको फाइनेंस देने के लिए, जो स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आते थे, उनको फाइनेंस देने के लिए ये कमेटी बनाई थी आपका, इसका गठन किया था SFDA का। कब स्टार्ट किया था ये? 1970-71 में। यहाँ पर दो चीज़ों पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं सब्सिडी को लेकर, कि चलो फाइनेंस तो दे रहे हो, और वो भी आप फाइनेंस किसको दे रहे हो? गरीब लोगों को दे रहे हो, मतलब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को दे रहे हो, तो क्या उनको सब्सिडी भी दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। अब यहाँ पर दो तरह के फार्मर हैं आपके, एक ट्राइबल फार्मर और एक आपके नॉन ट्राइबल फार्मर। जो आपके ट्राइबल फार्मर थे उनको 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी इसमें, और जो नॉन ट्राइबल फार्मर थे उनको 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। जो भी उनको लोन दिया है उसमें उनको इतनी बचत मिल जाएगी। इतनी सी बातें याद रखो। फिर आ जाओ अपना ट्रेनिंग एंड बजट सिस्टम, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। IMP 1973 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इंडिया के अंदर ये 1974 में स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना। वैसे तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं था, ये बाहर के थे, ठीक है। इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ था? 1974 में। कहाँ पर? राजस्थान कैनाल एरिया में और अपने मध्य प्रदेश के चंबल एरिया में, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी ट्रेनिंग एंड बजट सिस्टम की। ये जो ट्रेनिंग, इसको शुरू किसने किया था? डेनियल बेनोर ने। अब देखो, ये जो ट्रेनिंग एंड बजट सिस्टम है, इसको शॉर्ट में T&V सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अंदर दो पार्ट हैं, मतलब इसके दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? देखो, यहाँ पर क्या होता है, जो अपने KVK है, SMS, जो अपने ट्रेंड पर्सन है, वो विलेज लेवल वर्कर्स जो होते हैं आपके, उनको, जिनको अपन अब एक्सटेंशन वर्कर्स कह सकते हैं, कि भाई एक्सटेंशन वर्कर्स को ये क्या करते हैं? अपनी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज है SMS का मतलब साइंटिस्ट, सिंपल सी बात। जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी नॉलेज किसको देंगे? एक्सटेंशन वर्कर्स को, ठीक है। एक्सटेंशन वर्कर्स को अपनी नॉलेज देते हैं। इस प्रोसेस को, ये जो स्टेप है ना, इसको कहते हैं ट्रेनिंग। इसको क्या कहते हैं अपन? ट्रेनिंग। फिर ये जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं आपके, जिन्होंने नॉलेज ले ली है, इनको कहा जाता है कि अब आप जाइए और ये नॉलेज देकर आइए किसानों तक। तो ये नॉलेज पहुंचाई जाती थी कहाँ तक? विलेजर्स जो गांव थे वहाँ तक पहुंचाई जाती थी, ये नॉलेज वहाँ तक पहुंचाई जाती थी। इसको कहते थे विजिट, ठीक है। तो ये दूसरा कंपोनेंट, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? ट्रेनिंग एंड बजट। पहले ट्रेनिंग कराओ, फिर जो ट्रेंड व्यक्ति हैं उनको गाँव तक पहुँचाकर दूसरे लोगों को ट्रेन कराने के लिए कहो। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ट्रेनिंग एंड बजट सिस्टम। इसको डेवलप किसने किया था? डेनियल बेनोर ने। अच्छा, अब इसको ना आपने देखा होगा, इसको बस्तर एंड बेनोर स्कीम भी कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों को ये नहीं पता, बहुत सारे बच्चों ने बताया बस्तर और बेनोर क्या होता है। एक बच्चे ने बोला सर बस्तर वो छत्तीसगढ़ में एक जगह है, हो सकता है वहाँ से शुरू की गई हो। ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ से एक तो गलत चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं। एक्चुअल में ये बस्तर नहीं है, ये बक्सर है। इसका जो करेक्ट नेम है ना, इसका जो करेक्ट नेम है ना, वो ये है। किताबों में अब आपको एक ना गलती कर दी तो वहीं से सारी किताबें बनना शुरू है, तो आजकल किताबों में आपको बस्तर मिलेगा, लेकिन इसका करेक्ट नेम क्या है? BAXTER, बक्सर। तो ये क्या चीज़ है? ये दो वैज्ञानिक हैं। एक्चुअल में फेमस तो ये हुए डेनियल बेनोर, लेकिन डेनियल बेनोर के साथ, इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बक्सर। पूरा नाम था इनका माइकल AM बक्सर, सॉरी माइकल WP बक्सर। पूरा नाम क्या था इनका? माइकल WP बक्सर। तो बक्सर एक वैज्ञानिक हैं और बेनोर भी एक वैज्ञानिक। तो डेनियल बेनोर और आपका माइकल WP बक्सर, इन दोनों ने इस स्कीम को शुरू किया था, इसलिए इसको बस्तर एंड बेनोर भी कहते हैं। अब बक्सर को वो X से धीरे धीरे S हो गया, और ऐसे ऐसे फिर आजकल अपन गलत ही पढ़ रहे हैं, हर जगह वो गलत चल रहा है। तो बस्तर कोई जगह का नाम नहीं है, ये व्यक्ति का नाम था, ठीक है। आज भी लोगों के दिमाग में क्या बस्तर का मतलब हो सकता है छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ हो, बस्तर वाले एरिया में, तो वहाँ से ऐसा हो गया हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको ना रिफाइंड एक्सटेंशन एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी कहते हैं। ये जो है वो टॉप टू डाउन अप्रोच थी। कैसी थी? टॉप टू डाउन अप्रोच। इस पर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ये टॉप टू डाउन अप्रोच का मतलब क्या है? देखो भाई, साइंटिस्ट से शुरू हो रहा है और विलेजर तक जा रहा है,
ऊपर से शुरू कर रहे हैं अपन हाई लेवल से और डाउन लेवल तक अपन जा रहे हैं, इसलिए इसको टॉप टू डाउन अप्रोच भी कहते हैं। काफ़ी अच्छी स्कीम है और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर आपका ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 73-74 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया। उसके बाद आपका है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP 74-75 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया। उसके बाद अपना नेशनल सीड प्रोग्राम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ प्रोग्राम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। स्पेशल लाइव स्टॉक क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मुझे मिल गया तो मैं ले आया आप लोगों के लिए। कोई क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। रीजनल रूरल बैंक, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। 26 सितंबर 1975 को सबसे पहली RRB बैंक बनाई गई, ठीक है। लेकिन एक्ट कब आया RRB का? 1976 में। RRB रीजनल रूरल एक्ट कब आया था आपका? 1976 में। लेकिन बैंक कब बन गई थी आपकी? 26 सितंबर 1975। 5 या 6 कुछ RRB बैंक जो है वो स्टार्टिंग में शुरुआत की थी, वो बनाई गई थी। बस यहाँ पर ये देख लो आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूटिंग पर्सन क्या है? इसमें तीनों चीज़ें कंट्रीब्यूशन होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहती है, और जो अपनी मेन जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनका भी यहाँ पर स्पॉन्सरशिप रहती है। 50% जो फंड है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। RRB के लिए 50% फंड कहाँ से आता है? अपना पैसा जो आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। जिस स्टेट के अंदर उसको बनाया गया है उस स्टेट के अंदर 15% फंड स्टेट गवर्नमेंट देगी, और फिर स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सी बैंक के अंदर वो आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए अपना 35% है। ये तीनों का कंट्रीब्यूशन है। इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से ही आज की डेट में जितने भी अपने RRB बैंक हैं वो चल रही हैं। उसके बाद अपना आ जाओ डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977-78, इसको लगा देना इम्पॉर्टेंट। अभी तक अपन पढ़ रहे हर चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? ICAR ने स्टार्ट किया है। उसके बाद आ जाओ लैब टू लैंड प्रोग्राम, बहुत ही क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं, बड़े क्वेश्चन आए हैं। 1979 इस पर क्वेश्चन पता है क्यों पूछे गए हैं? क्योंकि ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन पर स्टार्ट हुआ था। भाई ICAR का जन्म कब हुआ? 16, हाँ सही तो है, 16 जुलाई 1929 को। ICAR का जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1929 को। इसमें 50 साल जोड़ दो तो कितने हो जाते हैं आपके? 1979। और 50 साल को क्या बोलते हैं अपन? गोल्डन जुबली। 50 साल जब कोई पूरे कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? गोल्डन जुबली। ये तो पता है ना आपको। एक होती है सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली मतलब जब कोई 25 साल पूरे कर ले तो उसको सिल्वर जुबली कहते हैं। गोल्डन जुबली मतलब जब कोई 50 साल पूरे कर ले, और जब कोई अपने 100 साल पूरे कर लेता है ना तो उसको कहते हैं डायमंड जुबली। तो उसको क्या कहते हैं? डायमंड जुबली। तो गोल्डन जुबली के अवसर पर ICAR ने अपनी 50 साल पूरे हुए उस पर एक सेलिब्रेशन किया और उस वक्त इस योजना को लॉन्च किया था, इसलिए इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। एक्चुअली में यहाँ पर क्या था, बहुत लोग सोचते हैं लैब टू लैंड का मतलब होता है सॉइल साइंस से जुड़ी हुई कोई चीज़ होगी तो लेबोरेटरी को हमने किसानों तक पहुँचा दिया, ऐसा नहीं है। जो अपनी टेक्नोलॉजी है, जो अपनी इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं, जितनी भी अपनी इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी जो अपन लेबोरेटरी में बना तो लेते हैं लेकिन गांव-गांव तक वो पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। और ऐसी टेक्नोलॉजी जिनको किसान अफोर्ड कर सके, यानी कि लो कॉस्ट वाली, कम खर्चीले वाली, लो कॉस्ट की जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उनको स्मॉल फार्मर तक पहुंचाइए, छोटे किसानों तक। स्मॉल फार्मर या फिर जो मार्जिनल फार्मर है या फिर जो लैंडलेस फार्मर है जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, उन फार्मर तक इन टेक्नोलॉजी को पहुंचाइए, उनको फ़ायदा दिलवाइए। ये था इसका मेन टारगेट, लो कॉस्ट वाली इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी को छोटे किसानों तक पहुंचाना है। फिर अपना ट्राइसेम आ जाओ, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया। ट्राइसेम के फुल फॉर्म पर ही कई बार क्वेश्चन आ गया। ट्राइसेम का पूरा नाम क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आज जो चल रहा है ना अपना, मोदी जी ने बोला है आत्मनिर्भर भारत ये वही एक तरह का 1979 में आया था। IMP है, इस पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या था, रूरल के जो रूरल यूथ हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है, रूरल यूथ का क्राइटेरिया आप कैसे डिसाइड करोगे? कौन है? 50 साल का व्यक्ति आके बैठ जाएगा तो वो खुद, तो क्या वो रूरल में माना जाएगा, मतलब यूथ में माना जाएगा? हो सकता है 12 एज क्राइटेरिया जिसके ऊपर क्वेश्चन आया है, वो एज क्राइटेरिया क्या है? 18 साल से लेकर के 35 साल तक के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रूरल यूथ मतलब इसमें 18 से लेकर के 35 साल यानी 35 साल से अगर कोई ज़्यादा है तो प्रभु यूथ है ही नहीं। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी की उम्र, ठीक है, तो 18 से 35 साल के लोगों को इसमें ट्रेन किया जाता है। फिर उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
डेट के साथ, मैंने कहा ना जो चीज़ जिस पर क्वेश्चन आया मैं आपको वही बता रहा हूँ, इस पर डेट के साथ क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने डेट लिखी है 2 अक्टूबर। ज़्यादा की नहीं है, देखो वैसे तो आपको सब में ईयर ही याद करने हैं, बेसिकली यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की डेट पूछी जाती है, ठीक है, और आपका NES उसकी डेट पूछी जाती है, IRDP के ऊपर पूरे डेट के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए डेट के ऊपर बात कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 1980 को शुरू किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया गया था, ठीक है। ये नॉन प्लान प्रोग्राम है, जिसका मतलब है आपका ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली, पूरे परिवार का विकास करना है हर चीज़ को लेकर के। अब आ जाओ नेशनल बैंक, नाबार्ड के तो फुल फॉर्म पर ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो फुल फॉर्म याद कर लो, डेट पूरी याद करना, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 रट लेना। किसने स्टार्ट किया इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद अपना आ जाओ ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जितने भी अपने बंजर वाले जो अपने ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है या बहुत ज़्यादा वहाँ पर सूखा पड़ने के चांसेस होते हैं, वहाँ पर सुधार करो। 82 से 83 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया था। उसके बाद अपना आ जाओ रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ऐसे व्यक्ति, गांव के ऐसे व्यक्ति जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है तो वो क्या करें, अब दूसरों के यहाँ पर काम ही कर सकते हैं, तो दूसरों के यहाँ पर काम भी उनको मिलना चाहिए, वो भी तो ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को रोज़गार देना, ये गारंटीड रोज़गार देना कि वो मिलना ही चाहिए उनको। 83-84 में इसकी शुरुआत हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद अपना ये देख लो, इस पर भी एक बार क्वेश्चन आया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कार्टेप, पूरा फुल फॉर्म इसके ऊपर क्वेश्चन आया, फुल फॉर्म याद रखना। कार्टेप का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। सितंबर 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी कम्युनिटी के कोई भी मेंबर है, अगर उसको ट्रेनिंग चाहिए तो वो वॉलेंट्री बेसिस पर यहाँ का ट्रेनिंग ले सकता है। क्या होता है? टू प्रमोट द वॉलेंट्री एक्शन थ्रू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड टू प्रोपगेट एप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल मासेस। अपनी इच्छा से वहाँ पर आए, टेक्नोलॉजी को समझे, सीखे और अपना फ़ायदा उठाए। उसके बाद देखो अपना इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट, जितनी भी बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, वेस्टलैंड पड़ी हुई है, उनको सुधारो। देखो पहले ये ज़मीन ऐसी थी, इसको ऐसा कर दिया, क्या पता रियल फोटो है कि ऐसे लिखा है, जो भी हो, ये ज़मीन पहले ऐसी थी, इसको ऐसा बना दिया, इस तरह से वेस्ट। लेकिन इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। इसमें अपन ने DPAP और DDP इनको नहीं रखा है। पता चला आपको जिम्मेदारी दे कि वो जो रेगिस्तान है उसको सुधार, तो रेगिस्तान में कौन पैसा लगाएगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, वो उसके लिए अलग से एक फंड है, अलग ही उसके लिए योजना है। इसमें कौन सी है जो सही की जा सकती हैं, बस इसमें DPAP, ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों पढ़ा दी मैंने। ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों इसमें नहीं आएंगे, ये दोनों की अलग स्कीम है, इसलिए इन दोनों को छोड़कर बाकी की कहीं पर भी अगर बेकार ज़मीन है उनके सुधार के लिए ये स्कीम है। उसके बाद देखो अपना SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, पूरा नाम क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अप्रैल 1999 को इसकी शुरुआत हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। क्या है भैया, जो गरीब लोग हैं इनका वो था कि भाई पॉवर्टी जो है 3 साल के लिए जो शुरुआत हुई थी ये स्टार्टिंग में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये था कि भाई 3 साल के अंदर अंदर हमको 30% जो लोग हैं उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आना है। मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, लगभग टारगेट बनाया गया 3 साल के अंदर 30% से ज़्यादा लोगों को हमें पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेकर आना है, ये उन्होंने एक टारगेट बनाया था। क्वेश्चन यहाँ से कोई पूछे नहीं जाते, कभी कभार कोई आ जाए तो आ जाए, याद कर लेना बस ईयर। उसके बाद अपना है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDA एडमिनिस्ट्रेशन। कब आया था? अप्रैल 99 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कोई मतलब नहीं है, मैंने ले आया हूँ बस आपके लिए, क्वेश्चन अभी तक तो मैंने कोई देखा नहीं इसके ऊपर आया हो। फिर उसके बाद ये देख लो अपना नरेगा, वो किस्सा आप लोगों को याद है, बड़ा पॉपुलर है, उस पर बड़ा वो राहुल गांधी जी का वो जब संसद भवन में थे और वो बोल रहे थे तो वो मनरेगा को नरेगा बोल रहे थे। इंटरनेट पर आज के नहीं, पुराने वाले उन्होंने कोई डाटा देख लिया होगा। एक्चुअल में जब ये शुरू हुआ था ना तब इसका नाम नरेगा ही था, नरेगा। आज क्या बोलते हैं इसको? मनरेगा बोलते हैं, क्योंकि इसको महात्मा गांधी से जोड़ दिया, मतलब महात्मा गांधी जी का नाम इसमें जोड़ दिया। पहले क्या था? ये सिंपल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये था, लेकिन बाद में इसको महात्मा गांधी के नाम से जोड़कर रख दिया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयड एक्ट। कब शुरू हुआ था? 2005 में। पार्लियामेंट्री एक्ट है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई कि 100 दिन का गारंटीड आपको रोजगार देना पड़ेगा जो अनस्किल्ड बेज एम्प्लॉयड्स है, मतलब जो रोज के लिए काम करते हैं, भाई रोज जा रहे हैं, कमा रहे हैं और रोज खा रहे हैं, रोज के जैसे होता है ना अपनी जो लेबर वगैरह है, रोज दिनचर्या, भाई रोज काम पे जाएंगे तो खाएंगे कमाएंगे, तो कम से कम 100 दिन का, साल भर में 100 दिन का उनको रोजगार आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा जो भूमिका है ना इसके लिए
वो अपना इसके लिए है, पैडी कल्टीवेशन में ध्यान रखना सबसे बड़ी भूमिका। ट्रांसप्लांटिंग जो होती है ना अपनी, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा पैडी कल्टीवेशन में इस यहाँ के जो मजदूर हैं भाई, अपन को मान लो ये मजदूर है, इनको काम नहीं मिल रहा है, तो ये इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं कि हमको काम दो भाई। ऐसी योजना के तहत साल में कम से कम 100 दिन का काम आप हमको दिलवाओगे, कैसे भी करके दिलवाएं। तो ये लोग इन मजदूरों को कहाँ लगा देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ट्रांसप्लांटिंग वाली चीज़ों में, वहाँ पर इनका बहुत यूज़ होता है। ठीक है भाई, ये तो अपनी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम थी जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते रहे, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, और कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं वो पॉइंट्स भी आप पढ़ लेना। थैंक यू।